नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बजट बिल्कुल सर पर है, पॉलिसियां तय करनी हैं। इस वक्त बड़ी अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है और अजीब व गरीब किस्म की मौसीकी जो है उसकी भिन्नाहट जो है वो जगह जगह सुनी जा रही। इसका बुनियादी मकसद यही है कि अभी तक इसके बारे में कोई ख़ास वजाहत नहीं मिल रही कि कॉन्क्रीट रिलीफ कहाँ और किधर होगी, क्योंकि हम सब की ख्वाहिश है कि कॉन्क्रीट रिलीफ मिले, चाहे वो ताजिर सनतकार हों या आम पाकिस्तानी। सबकी ख्वाहिश ये है कि हमें रिलीफ दी जाए, रिलीफ मिले। तो मेन एम ये है कि हमें इस चीज़ को समझना है कि अब इस सिलसिले में वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और जो तमाम लीडरान हैं उनकी क्या पॉलिसियाँ रहेंगी। मैंने इसके ऊपर बड़ी तवज्जो देने की कोशिश की और जब मैंने सोचा समझा और फिर उसके बाद कल फिर बड़ी अहम मुलाकात भी हुई वज़ीर आज़म साहब की ताजिर सनतकार रहनुमाओं से, और आई एम श्योर कि उसके आउटकम में हम कुछ अच्छी चीज़ें देखेंगे। मुझे जो अभी तक समझ में आया है वो यही समझ में आया है कि अगर वज़ीर आज़म अभी भी बजट से बस समझें चंद दिन पहले ताजिर सनतकार रहनुमाओं की बात सुनकर, उनके मशवरों को समझकर हम कुछ बेहतर फ़ैसले कर पाएँ, टैक्स में रिलीफ दे पाएँ, पॉलिसियाँ मुरतब कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। अब ये जो मीटिंग वज़ीर आज़म साहब के साथ हुई उसकी रुएदाद उन्हीं से पूछते हैं जो उस मीटिंग में शामिल थे। मीटिंग में शामिल अफराद के अंदर नामवर ताजिर सनतकार रहनुमाओं में जनाब रेहान हनीफ साहब, जो इस वक्त सदर हैं KCCI के, वो भी शामिल थे। उनको हमने मदऊ किया है बजरिया टेलीफोन लाइन। वेलकम करता हूं रेहान हनीफ साहब आपको। जी, थैंक यू वेरी मच अली नासिर साहब। रेहान हनीफ साहब, कल आप लोगों की मीटिंग वज़ीर आज़म साहब से हुई, उससे पहले ये बाज़गश्त भी रही कि इससे भी ज़्यादा अहम किसी शख्सियत से आप लोगों की मुलाकात रही। तो कल की जो वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई उसमें क्या तय पाया, क्या मामलात पता लगे? देखिए, तय तो नहीं पा रहा था। वज़ीर आज़म साहब ने जो बुलाया था वो तो हमारी तजावीज़ सुनने के लिए बुलाया था, और हमने जो उनको तजावीज़ दी हैं वो दो ही चीज़ों पे मेरा फोकस था। एक, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जाए, और दूसरा जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टारगेट है जो इस दफ़ा भी 1100 अरब रुपए शॉर्टफॉल हो गया, वो आइंदा ना हो और वो टारगेट पूरा हो। यही दो चीज़ें थी। और हम कुछ लेने तो उनके पास कह रही थे कि भाई आप ये फलानी चीज 20% है तो इसको 10 कर दें, 10 को 5 कर दें, क्योंकि हमें पता है उनके पास ये स्पेस है ही नहीं, ना माली तौर पर है ना IMF के तौर पर है। तो हम तो उनको वो तजावीज देने गए थे कि गरीबों पे बजाय के नए टैक्स लगे और मजीद महंगाई हो, हमने उनको जगह बताई है कि यहाँ से आप पैसे मजीद जनरेट कर सकते हैं, या यहाँ से चोरी हो रही है सैकड़ों अरब रुपए की, इधर आप लीकेज को खत्म कर सकते हैं। तो वो जब खत्म हो जाएगी वो 500-700 अरब रुपया आपको मिल जाएगा। तो फिर मशवरा तो आपने दिया, वो माने क्या? देखिए, मानने ना मानने की उस वक्त तो देन एंड देयर फैसले के लिए तो नहीं गए थे। उन्होंने तो तजावीज ली हैं, उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की है। काफी देर उन्होंने मुझसे गुफ्तगू की है, मेरे जो चीजें मैं रखता था उस पर क्रॉस क्वेश्चंस किए। उनकी बड़ी तैयारी थी और मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे उनको पहले से पता था कि हम लोग क्या क्या बातें करेंगे। उनकी बड़ी जबरदस्त तैयारी थी और उन्होंने बड़े गौर से हमारी तजावीज सुनी, उस पर क्रॉस क्वेश्चन किए, उस पर नोट्स लिए, वुज़रा को हिदायत की। कई चीजों पे उन्होंने हिदायत की कि हफ्ते में। अच्छा, वुज़रा में सबसे अहम वजीर वहाँ शामिल गुफ्तगू थे आपके, मैंने देखा, उनकी तस्वीर भी आई, जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब। जी, और भी थे। इस बजट में उनका इम्तिहान है और ऐसे समझे कि फाइनल एग्जाम है, अगर उन्होंने कारकर्दगी दिखाई तो ही एज ए टेक्नोक्रेट वो कामयाब कहलाएंगे। तो उनके लिए काफ़ी, आप ऐसे समझ लें कि उनका फाइनल एग्जाम है ये बजट। ये तमाम लोग कह चुके हैं। इस बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन सारे मिनिस्टर थे, एनर्जी मिनिस्टर थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, जी काफ़ी सारे मिनिस्टर्स थे। हाँ, लेकिन वो तो वेले, मतलब सॉरी, वो तो अनरिलेटेड थे ना बजट के रेफरेंस से। नहीं, एनर्जी रिलेटेड वजीर तो आपका, या जिसने बजट रेलेवेंट मिनिस्टर्स थे सारे। अच्छा,
लेकिन असल में प्रॉब्लम ये है कि बजट आने वाला है, हफ्ते का टाइम और इन्होंने मेरे ख्याल लेंगे ये। जी जी जी। उस एक हफ्ते के अंदर पॉलिसी एडजस्टमेंट ये कैसे कर पाएंगे, ये तो मेरी समझ बूझ से बाहर कुछ चीजें जो मुझे महसूस हुआ है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब करना चाह रहे हैं हमारी तजावीज के बाद, और उसके लिए भी उनको शायद कुछ वक्त दरकार हो। क्योंकि देखिए हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हम कोई बड़ी चेंज जो है वो उनके मुशावरत के बगैर नहीं कर सकते। जी। तो ये हमें, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी आर इन ए प्रोग्राम और हम उस प्रोग्राम से इनहराफ नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है शायद उस पर भी कुछ वक्त लेने के लिए ये बजट को एक हफ्ते के लिए आगे किया गया है। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ आई थिंक जो वरीसम बात है वो ये है कि क्या साराइयाँ तो बहुत हो रही हैं। आप लोगों ने पहले से मिठाइयाँ बांट दी हैं सुपर टैक्स वाली। आई एम नॉट श्योर कि गवर्नमेंट वो सैलाब टैक्स, मैं तो इसे सैलाब टैक्स कहता हूँ, आप लोग सुपर टैक्स कहते हैं, क्योंकि सैलाब में लगाया गया था, फिर सैलाब में ही बह गए सारे अरमान। हम उस पे ना, हम उसको जुर्माना कहते हैं। देखिए सुपर टैक्स पे भी बात हुई है, FTR रेजीम की बहाली पे भी बात हुई है, फाटा पाटा पे जो चोरी का बाजार गर्म है उस पे भी बात हुई है। लेकिन कंफर्म बात उन्होंने क्या बताई है? जो इंपोर्ट पे, जो रॉ मटेरियल की इंपोर्ट पे चोरी हो रही है उस पे भी बात हुई है, बहुत सारी चीजों पे बात हुई है। नहीं, लेकिन यस उन्होंने किया है, बात पक्की नहीं की। आपस में सारी बातें तो हो गई, तारीख क्या होगी, बच्चों की छुट्टियां कब होगी, लेकिन तारीख पक्की होनी चाहिए बात ना। पक्की तो ये 11 या 12 तारीख को जब बजट आएगा ना, तो बात पक्की तो उस वक्त होगी। अभी तो जरा बातचीत चल रही है। नहीं, देखे ना, हामी भरने, अगर वो सुपर टैक्स खत्म हो रहा है तो वो हामी भर ले, सुपर टैक्स खत्म हो रहा है, बात खत्म, कंफर्म हो जाएगी एक बात। मैंने आपको अर्ज किया ना कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम IMF के प्रोग्राम में हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल है उसी वक्त देन एंड देयर फैसला नहीं कर सके। लेकिन बॉडी लैंग्वेज क्या थी आप बताएं ना, आप तो वहां मौजूद थे, बॉडी लैंग्वेज बताएं आप। नहीं, बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी, बड़ी पॉजिटिव थी, बड़ी तैयारी से आए हुए थे, और उनका हर सब्जेक्ट पे एक एक चीज पे अबूर था। मुझे कहीं नहीं दिखा कि उन्होंने किसी मिनिस्टर की मदद ली हो, उनको हर चीज का खुद इल्म था। तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि उनकी हर सब्जेक्ट पे जिस चीज पे बात करो वो क्रॉस क्वेश्चन करते थे, और उसी मतलब उनको पता था कि क्या चीज है, ये किस बारे में ये बात हो रही है। भाई देखें, जैसे आप नौजवान सदर हैं KCCI के, वो भी अपनी दौरे नौजवानी के अंदर LCCI के मेरे ख्याल सदर हैं। जी, वो लाहौर चैम्बर के सदर रह चुके हैं। बिल्कुल। तो ये मैं आपको, जाहिर बात है इंटेलिजेंट हैं तभी तो वजीर आजम है पाकिस्तान के। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वरना को आप खुद समझ जाएं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग में चेयरमैन FBR भी बैठे होंगे खामोशी से? जी, वो भी बैठे थे, वो जूम पे थे क्योंकि वो उस वक्त कराची में थे। FBR के चेयरमैन साहब भी थे, स्टेट बैंक के गवर्नर साहब भी थे। तो कारकर्दगी आपने नहीं पूछी? आपने कहा ये इतना शोर शराबा, पकड़ लेंगे, धकड़ लेंगे, ये करेंगे, फिर भी शॉर्टफॉल, जबरदस्ती मीडिया वालों से बयानात देना कि जी हमें शॉर्टफॉल नहीं हुआ, इससे हासिल क्या होगा? अगर शॉर्टफॉल हुआ है तो हुआ है, बात खत्म है। इसके ऊपर डिबेट करना कि मीडिया ने गलत रिपोर्ट किया है, ये वो शॉर्टफॉल हो गया। देखिए, वो वज़ीर आज़म साहब से मीटिंग में इस तरह की बात तो नहीं हो सकती थी, लेकिन ये बात जरूर हुई है कि शॉर्टफॉल है तो उसको पूरा कैसे किया जाए, वो बात भी की है। और प्राल का ऑफिस में आपको ये बताता चलूं कि प्राल का ऑफिस इस्लामाबाद में है, तो मैंने वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट की कि आधे से ज्यादा कारोबार तो कराची में है, ऑफिस आपने इस्लामाबाद रखा है तो ये ऑफिस कराची में भी होना चाहिए। तो उसी वक्त उन्होंने FBR चेयरमैन को ऑर्डर किया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आप प्राल का ऑफिस कराची में बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला तो उन्होंने फौरी बैठे बैठे हल कर दिया। EV पॉलिसी पे मैंने बात की तो उन्होंने कहा बिल्कुल 15 दिन के अंदर EV का जो डिलीशन प्रोग्राम है वो बना के मेरे सामने लेके आए। नहीं, तो 2-3 चीजें उन्होंने दी हैं। मैंने तो कल पूरा प्रोग्राम कर दिया EV पे, मेरी बात तो सुन ले, मुझे समझाए ना। EV पॉलिसी का तो तिया पांचा कर दिया इन्होंने, ऐसी की तैसी फेर रहे हैं ये EV पॉलिसी की। मुझे ये बताएं कि वजीर आजम ने क्या कहा, वजीर आजम साहब ने EV पॉलिसी पर? देखिए, मैंने उनको ये अर्ज की थी कि जो आपकी EV पॉलिसी है स्पेशली फॉर मोटर बाइक, वो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ड्रेन हो रहा है, उससे मुल्क की सनत को कोई फायदा नहीं हो रहा। यहाँ असेंबलिंग हो रही है, 8 पुर्जे आते हैं, 15 मिनट में जुड़ जाते हैं और वो असेंबलिंग हो रही है। हमने असेंबलर नहीं बनना, हमने मैन्युफैक्चरर बनना है। तो आप डिलीशन की पॉलिसी लेके आए जिसमें प्रॉपर टाइम फ्रेम हो कि भाई इतने अरसे में ये चीज डिलीट होगी। ऐसा ना हो जो गाड़ियों का फ्रॉड। और वजीर आजम साहब ने खुद कहा मेरे सवाल के जवाब में कि जो गलतियां हमसे पिछले 50 साल में हुई हैं हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। और उन्होंने उसी वक्त सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज को हिदायत की कि आप फौरी तौर पर 15 दिन के अंदर अंदर
एक ईवी की एक डिलीशन प्रोग्राम की पूरी एक पॉलिसी बना के लाए मेरे सामने। 15 जून तक का उनको टाइम दिया, तो इंशाल्लाह ताला ये मसला भी हल होगा और मुल्क का जो फॉरेन एक्सचेंज जाया हो रहा है इस ईवी की वजह से, वो हम बचाएंगे और अपने मुल्क में बनाएंगे। अब तो एआई आ गया है, वो चाहे तो कल दे देंगे पॉलिसी, अमल दरामद कहाँ होना है उस पता नहीं क्या हो गया, किस तरह की बातें कर रहा हूँ मैं आज, क्या खा के आया हूँ भाई मैं। खैर एनीवे, मैं यहाँ पर एक और नुक्ते की जानिब भी आपको लाना चाहूँगा। बात यह कि ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, अमूमन उनका एक्शन स्लो है। वज़ीर आज़म हमारे शहबाज शरीफ साहब तो फ़ौरन प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं, काम करते फ़ौरन, लेकिन जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं ना वो करने नहीं देते। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, बजट बनाने का टोटल इख्तियार इस वक्त जो है ना, टोटल इख्तियार वो जनाब औरंगज़ेब साहब के पास है। जैसे मैंने आपको बताया कि उनका फाइनल एग्ज़ाम है, जैसे मिड टर्म होता है, क्विज़ होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, वो तो वो सब करते हुए आए हैं, लेकिन अभी उनका फाइनल एग्ज़ाम है एज ए टेक्नोक्रेट। क्योंकि इस साल आपको पता है लोगों की बहुत उमंगें हैं, उम्मीदें हैं, मार का हक भी हुआ। इतनी खुशियाँ मेरे ख्याल से हम लोगों ने 65 की जंग जीतने पे नहीं मनाई जितनी हमने मार का हक पे मनाई, और सबसे ज़्यादा ताजिर सनतकारों ने मनाई, जो कि मैं सबसे ज़्यादा आप लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ आपकी मुहिब वतन जो है वो उसको। और मैं ज़ाहरी तौर पे यहाँ पे DGTO साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका मैंने पता नहीं क्यों शुक्रिया अदा किया। खैर एनीवे, आगे चलते हुए ये मुझे बताएं कि और जो दीगर वहाँ सरकारी अफसरान बैठे थे, DGTO साहब का क्यों शुक्रिया अदा किया, मुझे तो नहीं समझ आई आपका। नहीं, मैं ऐसे ही उनका हर बात पे शुक्रिया अदा कर देता हूँ। अफसर तो शायद वो ग्रेड 18 या 19 के होंगे लेकिन आदमी बड़े काम के हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये मुझे बताएं, और भी सरकारी अफसरान वहाँ पर मौजूद होंगे, क्या आपने FBR रिफॉर्म के बारे में बात की? चलो चेयरमैन FBR तो अपनी जगह मौजूद हैं, यहाँ पर एक पॉलिसी अलहदा बनाई है, जो पॉलिसी का डिपार्टमेंट अलहदा बनाया फाइनेंस मिनिस्ट्री में। तो ये टैक्सेशन, क्योंकि आपका महवर तो टैक्सेशन होगा, तो टैक्सेशन पे कितनी बातचीत हुई आप लोगों की, ले दे हुई टैक्सेशन पे? देखिए, जो महकमा आप अलहदा बनाया ना उसकी बात कर रहे हैं, वो है टैक्स पॉलिसी जी, टैक्स। और उसके जो DG हैं टैक्स पॉलिसी के डॉक्टर नजीब जी, बड़े सीजन और बड़े जबरदस्त अफसर हैं। जी, उनसे मेरी बजट के सिलसिले में 3-4 दफा मुलाकात 1-on-1 रही है, एक प्रपोजल पे डिबेट की है हमने। तो वो बड़ा जबरदस्त वो बजट बना रहे हैं, और उनसे भी कल प्राइम मिनिस्टर से जब मिलने गए थे तो उस दिन भी मेरी उनके ऑफिस में जाके मैंने उनसे भी मुलाकात की थी। देखें, वो पॉलिसी ऑफिस अब बजट बना रहा है, अब FBR बजट नहीं बना रहा। ये सबसे अच्छी चीज जो पहली दफा होने जा रही है। तो मैं आपको इसीलिए तो जी जी तो वो बजट बनाएंगे और FBR जो है वसूलेगा। पहले जिन्होंने वसूलना होता था वो खुद ही बनाते थे, तो उसमें हो सकता है कुछ मसले मसाइल भी हो जाते हो कि भाई ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करनी है। अब बना के दे दिया जाएगा, भाई ये दे दिया आपको, वसूल लो। नहीं, ये अहमियत वाली चीज़ तो जो आपने कही है, ये अहमियत तलब चीज़ है कि अब ज़ाहिर बात है फाइनेंस, फिर मैं यही इसरार करूँगा कि ये सारे बजट की पूरी एक्सरसाइज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आदमी औरंगज़ेब साहब हैं। मुझे तो ये जानना है कि औरंगज़ेब साहब किस चीज़ के ऊपर एग्री कर रहे थे, क्योंकि देखें IMF की तरफ से बहुत प्रेशर था। ज़ाहिर बात है IMF ये कहता है कि आपने पर्चे में अच्छा ग्रेड लेकर आना है। अब उसके अंदर कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने करने होते हैं, जिसका गवर्नमेंट की इंटरनल मैनेजमेंट से ताल्लुक होता है। उसमें फिर ज़ाहिरी बात है वो चीज़ें आ जाती हैं कि भाई वो कितना लोन ले सकते हैं, कितना करंट अकाउंट डेफिसिट कैरी कर सकते हैं, और ट्रेड डेफिसिट को कहाँ पे रोक सकते हैं, कितना कैप कर सकते हैं, कितना लोकल बोरोइंग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें तो एक और डिपार्टमेंट है। जितनी तजावीज़ भी आई मेरी तरफ से आई या और चैम्बर के हमारे दोस्त बैठे थे उनकी तरफ से आई, ये बात तो कॉमन है कि किसी एक तजवीज़ के बारे में भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने या किसी वजीर साहब ने ये नहीं कहा कि यार ये बात आप गलत कर रहे हैं। बातें वो सब समझ रहे हैं और उनको पता थी पहले से कि ये इश्यूज हैं। अब वो कर सकते हैं, एक होता है करना, एक होता है कर सकते भी हैं कि नहीं कर सकते। IMF एक बहाना होता है ना, देखें तो वो मसाइल हैं। IMF का बहाना होता है, मसला हमें भी पता है उनको भी पता है। अब वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये देखना है। देखिए IMF तो एक बहाना है, IMF तो एक भाऊ है। बचपन में जब बच्चे नहीं सोया करते थे ना, तो उनको कहते थे बेटा सो जा नहीं तो भाऊ आ जाएगा। ये बात मैंने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी कही थी कि जो काम नहीं करना होता ना तो IMF का नाम लगा दिया जाता है कि वो FBR वालों को इतनी करोड़ों की गाड़ियां दे दी, वो IMF ने नहीं कहा कि FBR को आप क्यों दे रहे हो यार इतनी करोड़ों की गाड़ियां। वो चीजें हैं, ये बातें हम भी करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिनकी निशानदेही हमने की थी, वो वाकई गौरतलब है और उसके लिए IMF को ऑन बोर्ड लेना जरूरी है। कि जी IMF ने कह दिया सोलर पे टैक्स लगा दो। आप देखें ना, ये गलत बयानी है ना इनकी। IMF ने ये कहा है कि आपका पावर सेक्टर इनएफिशिएंट है, आप IPP से महंगी बिजली ले रहे हो।
आप उनसे बिजली खरीद भी नहीं रहे हो, उनको पैसे दे रहे हो, तो इससे बेहतर ये है कि आप उनको पैसे जो दे रहे हो उनकी बिजली ले लो और सोलर के ऊपर थोड़ी कैपिंग कर दो। हम झूठ का परिंदा पेश कर देते हैं जी, आईएमएफ ने कह दिया सोलर पे टैक्स लगा दो। आईएमएफ कहाँ ये बातें कह रहा है? आईएमएफ ने ये बातें कोई नहीं की। कर रहे हैं ना, हमारा जो सर्कुलर डेप्ट है वो उसका मसला जो मेन है वो कैपेसिटी पेमेंट है। जी जी, कैपेसिटी पेमेंट जब सोलर लग जाएगा तो कैपेसिटी पेमेंट तो बढ़ती जाएगी और मुल्क में बिजली की डिमांड बढ़ नहीं रही है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही है, आपकी एक्सपोर्ट्स वहीं की वहीं खड़ी हुई है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि ये सोलर पे टैक्स लगाकर कैपेसिटी पेमेंट का कुछ हिस्सा वहां से वसूलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं आईएमएफ ने बोल दिया ईवी के ऊपर टैक्स लगा दो। देखो, आईएमएफ ने ईवी पे टैक्स लगाने के लिए नहीं बोला होगा, मैं मान ही नहीं सकता, ये कहीं से नहीं मान सकता। ईवी पे बोला है तो बिल्कुल ठीक बोला है। मैं तो इसको एग्री करता हूँ। एक्सप्लेन करें। हमारा फॉरेन एक्सचेंज, अगर वो यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, इंपोर्ट हो रही है, तो आपका फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है। आप किसी चीज पे आप अपना फॉरेन एक्सचेंज जाया कर रहे हो तो उसके बदले में कुछ इनकम भी तो हो एफबीआर की। यही बात मैंने वजीर आजम साहब को भी बोली है और उन्होंने मानी है ये बात और उन्होंने ऑर्डर किया कि ये लेके आए आप इसका डिलीशन प्रोग्राम। हम अपना फॉरेन एक्सचेंज इस तरह जाया नहीं कर सकते। ऐसी ग्रीन एनर्जी नहीं चाहिए हमको, ऐसा ग्रीन पाकिस्तान नहीं चाहिए जिसमें हम कंगाल हो जाए, हमारे पास डॉलर ना बचे। तो हमें तो भाई वो पॉलिसी बनानी है जिसमें पाकिस्तान ग्रीन भी हो और हमारे पास डॉलर भी रहे, ग्रीन डॉलर भी रहे हमारे पास। ओहो, ये जो डायलॉग लाते हैं ना ग्रीन वाले, ओहो क्या बात है, डॉलर भी ग्रीन और एनवायरनमेंट भी ग्रीन। वेरी गुड, आपका बहुत शुक्रिया जनाब रेहान हनीफ साहब, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। आई एम श्योर गुफ्तगू के अंदर कराची के मसले मसाइल भी सामने आए होंगे और आपने बहुत अच्छे तरीके से नुमाइंदगी की होगी। जनाब रेहान हनीफ साहब सदर KCCI, इनका शुक्रिया अदा करते हुए अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुल्क के मारूफ मईशतदान जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। वेलकम करता हूं आपको शो में सर। बहुत शुक्रिया अली नासिर साहब। सर, कल मैं देख रहा था, मनाजिर आ रहे थे, वजीर आजम साहब ने ताजिर सनतकारों से मुलाकात कर ली, लेकिन वहीं मीटिंग के अंदर मैंने देखा कि जो सबसे मैन ऑफ द आवर था वो तो था जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, जो कि वज़ीर ख़जाना है। बजट भी उन्होंने बनाना है, पेश भी उन्होंने ही करना है, उनकी वजारत की जिम्मेदारी है। बट विद ओनली 1 week left, there are so many promises that have been made, such high expectations have been created. अब आप मुझे सच सच बताएं, with such high expectations, if the government cannot give us what we are looking for, तो कैसा आउटकम निकलेगा बजट का? क्या कहते हैं आप? अली नासिर साहब, पहले तो ये होगा कि इस बजट से एक मरतबा इस बात की 100% कंफर्मेशन हो जाएगी कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा, अब इसको यकीनी बना लिया गया है कि 100% यकीनी बना लिया गया है कि ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा और हम 2027 के बाद फिर IMF के पास जाएंगे। नंबर 1। दूसरी बात, ये बात उड़ान पाकिस्तान बहुत जोरों शोर से आया था, अभी उसकी रोशनाई कुछ भी नहीं हुई थी, उसके आदाफ को कम कर दिया गया है और बजट में जो आदाफ आप देखेंगे वो उसका मतलब ये है कि उड़ान पाकिस्तान से जो आदाफ थे उससे पाकिस्तान 10 बाजार हो गया है, उनको अलग से उठा के फेंक दिया है। तीसरी ये था कि इसाक डार साहब ने मुतअद्दिद बार ये कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान दुनिया की 20वीं बड़ी मईशत बन जाएगा और हम G20 का मेंबर बन जाएंगे। अब इस बात को यकीनी बना लिया गया है कि अगली कई रिहाइयों में भी पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं बनेगा। एक और बात जिसको यकीनी बना लिया गया है वो ये है कि 2027 तक वो जो 26वीं तरमीम आई थी, जिसका दीनी मजहबी जमातों ने, उलमा, मुफ्ती साहिबान ने और पार्लियामेंट ने मंजूर की थी कि जी 2027 तक वो सूद का खात्मा कर दिया जाएगा। उस वक्त तो मैंने भी कहा था ये तो 2027 तक का जो टाइम है ये पुरानी अहकामात के खिलाफ है, लेकिन अब इसको यकीनी बना लिया गया है कि 100% यकीनी बना लिया गया है कि 2027 तक मईशत से सूद का खात्मा नहीं होगा। अलबत्ता जो है कुछ लीपापोती होगी इस्लामिक बैंकिंग में, तो उसको किसी न किसी हद तक जो है वो सूदी निज़ाम के नक्शे पा पे चलाएंगे और कुछ फॉरेन बैंक्स ने जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं और पाकिस्तान, उन्होंने ये कह दिया है कि जी हम तैयार नहीं है इसके। तो ये तो बिल्कुल यकीनी हो गया। एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, इस बात को यकीनी बना लिया गया है कि ये जो 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ये आने वाली दिहाइयों में भी स्कूल नहीं जाएंगे। इस बात को यकीनी बना लिया गया है कि जो 11 करोड़
लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, वो अभी गुर्बत की लकीर से नीचे ही रहेंगे। नहीं, किसी महंगाई अच्छी यकीनन चीज को भी बढ़ेगी। यकीनी बनाया गया है या नहीं? क्योंकि आपकी बातों से तो सारी यकीनी वो चीजें हैं जिनको सुन के मुझे बेयकीनी की महसूस हो रही है। जी, तो मैं ये बता रहा था कि अभी एक फहरिस्त आई थी, उसको मुझे शर्मिंदगी भी हुई। वो ये कहते हैं कि दुनिया के 10 ममालिक जहां भूख की सूरत हाल संगीन है, उसमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसकी जमीन बहुत जरखेज है, किसान बहुत जफाकश हैं, जहां लोग बेतहाशा ज़कात देते हैं और कुछ लोग फखरिया ऐलान करते हैं कि हम 4 लाख आदमियों को खाना खिला रहे हैं मुफ्त रोजाना, वो 10 ममालिक में हमारा शुमार है जहां भूख की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। तो ये तो एक बहुत ही शर्मनाक बात इसलिए भी है कि मगरिब में जो माहिरीन है उनको मौका मिलेगा कि जी ये पाकिस्तानी, मैं खासतौर से सर आप कुछ और बता रहे हैं और हमें कुछ और कहना पड़ रहा है और सुनना पड़ रहा है। आप मुझे सच सच बताएं, पिछले 4 हफ्तों से हमने खुशियां ही खुशियां मनाई, शादियां ने, पटाखे, हर बात पे पॉजिटिव पॉजिटिव, अच्छा अच्छा बोलो, ये वो। आप जो बता रहे हैं वो कुछ और चीज़ है, आप जो बता रहे हैं वो रियलिटी से जुड़ा हुआ, मईशत से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर हमें क्यों मजबूर किया जा रहा है सुनने और कहने के लिए वो मेरी अपनी बात नहीं कर रहा, पूरे माशरे की बात कर रहा हूँ कि जहां हम सिर्फ एक पॉजिटिविटी की लहर के सवार हुए हुए टू बेनिफिट ए हैंडफुल ऑफ पीपल। अली नासिर साहब, बात ये है कि हम तो, मैं जो बात कर रहा हूँ वो जो हुकूमत और स्टेट बैंक के और आलमी इदारों के जो आदाद व शुमार है, मैं तो उसकी रोशनी में पेश कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अगर अभी ये हमें बता दिया गया है इस साल हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 3.5% रहेगा, भारत का शायद 7% है, और अगले साल हमारा 4% रहेगा। तो उड़ाने पाकिस्तान में तो हमें ये बताया गया था कि अब मईशत 6% सालाना से तरक्की करेगी। अब आपने कह दिया नहीं होगा, तो मैं तो इन्हीं के आदाद व शुमार से जो कंक्लूजन निकलते हैं, लाजमन निकलते हैं, जिनको कोई डिस्प्यूट, इन्होंने भी जो ये बोला होगा ना अपने मुंह से, यकीन करें इन्होंने बढ़ा के बोला होगा, ये कभी कोई बात सही नहीं बोलते। देखें, जब तक बंदा ओहदा इख्तियार पे होता है तो कोई और बात करता है। अभी भी आप देखें, एक वो कराची के एडिशनल आईजी हैं, उनकी बात सोशल मीडिया पे चल रही है, जब वो ओहदे पे थे तब तो नहीं बोला, आज रिटायर हो गए तो वो बोल रहे हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह की बातें बहुत होती हैं सर, जब लोग ओहदे पर होते हैं तो कुछ और बोलते हैं, जब नहीं होते तो कुछ और बोलते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब एक जीता जाता जागती मिसाल है, जिन्होंने मुल्क की मईशत को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जब उनको वजारत नहीं मिली तो आज देखें दुनिया की जो है सबसे ख़राब मईशत उनके नज़दीक पाकिस्तान हो गई, मिफ्ता इस्माइल साहब के नज़दीक। और ख़ुद इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया और असद उमर साहब ने जो बेड़ा गर्क किया वो सब भूल गए। आप तो खैर शख्सियात पे बात नहीं करते, मैं कर लेता हूँ जी। अली नासिर साहब, ज़्यादा सच भी नहीं बोलना चाहिए। अगर मैं एक जुमला कह दूं कि जो इस पार्टी के सरबराह हैं उनका नाम है शाहिद खान अब्बासी, जी जी, उनको पाकिस्तान, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, अगर कोई कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता है तो कर दे। वो पाकिस्तान की तारीख में पहले वज़ीर आज़म थे जिन्होंने टैक्स एमनेस्टी स्कीम में ये कहा कि जो दौलत लूट के पाकिस्तान से बाहर गई है उसको पाकिस्तान वापस लाने की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने कहा, इससे पहले किसी ने ये कानून नहीं बनाया था। ये कहा था कि जी हम आपको टैक्स एमनेस्टी देंगे, आप इतना पैसा दे दें। इन्होंने ये कहा कि जी उस पैसे को वापस लाने की जरूरत नहीं है, लूटी हुई दौलत बाहर ही रखें, हमें 6% दे दें। उसका नतीजा ये हुआ कि जो दूसरे मिस्टर क्लीन आए इमरान खान, उनको ये जो है शर्फ हासिल हुआ कि वो पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म बने, दूसरे जिन्होंने ये कहा कि जो लूट के दौलत बाहर गई है उसको बाहर ही रखें। और ये भूल गए कि वो सुबह शाम ये कहा करते थे कि लूटी हुई दौलत पाकिस्तान लाके अवाम पे खर्च करेंगे, मगर जिन अवाम पे खर्च करनी थी वो आज भी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आपके सामने जो भी सियासतदान तो हम रंग डिज़ाइन देख के पसंद करते हैं सर। सियासतदान अक़दार और फ़लसफ़े की बुनियाद पर और सियासत की बुनियाद पर थोड़ी इंतखाब करते हैं उनका। जिसका रंग डिज़ाइन अच्छा लगता है, जैसा ईद का जोड़ा होता है, बस उसी तरह हम अपने सियासतदान का इंतखाब करते हैं, जिसकी शक्ल अच्छी लग जाए, जिसका अंदाज़ अच्छा लग जाए। बस हम ज़्यादा इंडियन फिल्में देखने वाले लोग हैं ना। बचपन में जिसको जितेंद्र अच्छा लगता था वसीम भाई को, मुझे अमिताभ अच्छा लगता था, तो अब इसी तरह ही है ये सिस्टम। हम तो रंग डिज़ाइन देख के पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि अब गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ डिलीवर करना है। देखें, 1 वीक और रह गया। आप जानते हैं कि औरंगज़ेब साहब का भी एक तरह से ये फाइनल एग्ज़ाम ही हुआ ना। बजट जो होता है वो फाइनल एग्ज़ाम होता है हर फाइनेंस मिनिस्टर का।
तो वो फाइनल एग्जाम इसमें देंगे तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, कितने नंबर देंगे आप? नहीं, मैं तो आपसे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। अच्छा, आवाम को जब फुर्सत मिलेगी इन बातों से, हाँ। सियासी बातों से, तो वो ये करेंगे। मैं तो सिर्फ एक बात ये बताना चाहता हूँ कि मुझे आप ये बताइए कि ये जो 10 महीने गुजरे हैं हमारे, अभी आपके सामने है, जी जी, 10 महीने में 57 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स हुई हैं, 57 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हुई हैं और 25 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट हुई हैं। जी सुबह शाम कहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होगी, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होगी, तो आपका तो एक्सपोर्ट गिरा है। अब मैं एक जुमला ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 10 महीने हैं इसमें 32 अरब डॉलर का तजारती खसारा हुआ। यानी 2022 में जब इमरान खान थे उस पर सबसे ज्यादा हुआ था तजारती खसारा। इन 78 सालों में जब से पाकिस्तान बना है ये सेकंड हाईएस्ट है। यानी बरामदात गिरी, इंपोर्ट्स को बेतहाशा बढ़ाया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान की तारीख में 2022 के अलावा कभी ऐसा साल आया था कि इंपोर्ट्स इतनी ज्यादा बढ़ी और एक्सपोर्ट गिरी हों? ये इन्हीं का एजाज है। तो आवाम को तो बात आप छोड़ दीजिए ना, वो तो नहीं, आवाम को कभी पिंकी के पीछे लगा देते हैं, उससे पिछले साल अरमगान के पीछे लगाए रखा, बीच में कोई नई नई वारदातें लाते रहते हैं, आवाम को उसके पीछे लगाई रखते हैं। ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, ये आवाम को समझ भी नहीं आती। वैसे इनको भी ब्लेम करना चाहिए, पढ़ाइयाँ ये लोग भी नहीं करते, ना समझते बूझते हैं। माजरत के साथ मुल्क के अंदर हमारे इंटेलेक्चुअल करप्शन भी बहुत है। अभी आप बात कर रहे हैं, बाकी इकोनॉमिस्ट से पूछें तो कोई गवर्नमेंट का कंसल्टेंट है तो किसी फॉरेन इदारे का कंसल्टेंट है, वो सच भी नहीं बोलता। सीधी जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ, या आधा सच बोलता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स। तो हमारे मुल्क में इंटेलेक्चुअल करप्शन भी तो बहुत है। और हमारे अपने एक मौसूफ वजीर हैं जिन्होंने अगले दिन बोला कि कुछ लोग क्लेम करते हैं कि वो इकोनॉमिस्ट हैं और होंगे भी। तो इससे एक और क्वेश्चन मार्क आ गया कि मे बी दे आर अनविलिंग टू टेक द क्रिटिसिज्म ऑफ द एजुकेटेड लॉट ऑफ पीपल। तो ये भी क्वेश्चन मार्क है ना, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। नहीं, क्वेश्चन मार्क तो है, मगर मैं अली नासिर साहब एक बात पूछना चाहता हूँ। अवाम को ये बात भी समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान में 11 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनमें जो अवाम है जो अपने बच्चों को पेट भर के खाना नहीं खिलाते। ये बात उनको पता नहीं है क्या उनको ये पता नहीं है कि उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे? और पाकिस्तान में 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है। ये उनको नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि बच्चा स्कूल जाने के बजाय सड़कों पर घूमता है, उनको नहीं पता। सर ये पूरे तरीके से पता है इनको, ये बेपरवाह लोग हैं। मगर इनको आप मुझे सच बताएं, अगर इनको पता है और ये कुछ इसके मुतालिक कोई तगदो नहीं करना चाहते, पार्लियामेंटेरियन से बात नहीं करना चाहते, अपने इलाके के लीडरशिप से बात नहीं करना चाहते, तो फिर आप मुझे सच बताएं, इसके माने ये है कि मसला आवाम के साथ है ना, लीडरशिप के साथ तो नहीं है। अब मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या हमारे जो भाई हैं, बहन हैं, पाकिस्तान में गरीब लोग हैं, उनको ये नहीं पता कि जब उनका बच्चा बीमार होता है तो वो डॉक्टर उनको कहता है ये गोलियां दिन में 3 दफे देना, वो घर पे आके फैसला करता है कि मैं दिन में 1 दफे दूंगा, मैं नहीं खरीद सकता। क्या उसको ये पता नहीं है कि दुकान में रोटी मौजूद है, आटा मौजूद है, मगर उसके पास पैसे नहीं है कि वो खरीद सके, उसके पास दवाई नहीं है। और अगर उसके वो तो इतना भी नहीं करता कि अपने बच्चे को मुफ्त तालीम दिलाए। वो तो कहता है कि नहीं, अगर मुफ्त तालीम दिलाएगा तो मैं तो इसको कहूंगा अखबार जाके बेचो पहले। तो अगर ये बात नहीं पता तो फिर तो कुदरत का कानून नाफिज हो जाएगा कि जो आप करते हैं वैसे ही आपको मिलेगा। अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज़े तौर पे कह दिया। अगर खुदकशी करने का फैसला, देखिए सियासतदान अपने मुफाद में काम कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस अपने मुफाद में काम कर रहे हैं, ताजिर, सनतकार, बरामदगान, प्रॉपर्टी के लोग, स्टॉक एक्सचेंज के लोग अपने मुफाद में कर रहे हैं, उनकी तंजीमें अपने मुफाद में कर रहे हैं, ज़कात इकट्ठे करने वाले लोग अपने मुफाद में कर रहे हैं, इस्लामी बैंक जो है ना अपना मुनाफा बढ़ा के इस्लाम को तोड़ रहे हैं अपने मुफाद में। पाकिस्तान में जो सूदी बैंक हैं बेतहाशा मुनाफा कमा रहे हैं, बेतहाशा, और कानून तोड़कर करोड़ों लोगों को जो मुनाफा दे रहे हैं वो कम दे रहे हैं, कानून तोड़कर। मैं एक फिगर देना चाहता हूँ, या मेहरबानी करके चलने दीजिएगा। करोड़ों लोग जो पाकिस्तान में, करोड़ों लोग जिन्होंने जून 2023 में अगर 1 लाख रुपए बैंक में था उनका, एक आदमी का, तो उसको 20,000 रुपए का मुनाफा मिला था। 20,000 रुपए का 1 लाख के ऊपर, जून 2023, पुरानी बात नहीं, या मई 2023। आज की तारीख में मई 2026 में उसी 1 लाख रुपए का 10,000 मुनाफा मिला है। तो क्या इन करोड़ों लोगों को ये पता नहीं है कि उनका मुनाफा आधा रह गया, उनकी क़ुव्वत खरीद आधी रह गई, वो खरीद ही नहीं सकते। कौमी बचतों में आपने गिरा दिया। Everyone in this country claims to be helpless। मैं आपको बता रहा हूँ, Everyone in this country claims to be helpless। मैं आपको सबकी मिसालें दे सकता हूँ, आप चाहें तो मैं आपको फर्दन लोगों का नाम लेके आपके सामने मिसालें दे सकता हूँ कि everyone in this nation is helpless
टेल मी एनी नेशनल लीडर, मैं आपको नाम बता के साबित कर सकता हूं कि दे हैव ऑल बीन हेल्पलेस व्हेन देयर करियर और देयर लाइफ हैज कम टू एन एंड। आप पता है, मैं आपको उंगलियों पे गिनवा के बताता हूं, आप खुद इस चीज के गवाह हैं। बल्कि शायद आपने तो 15-20 ज्यादा हुक्मरान देखे होंगे, 15-20 ज्यादा पावरफुल लोग देखे होंगे। मैं आपको सबका एंड बता देता हूं कि किस हेल्पलेसनेस के अंदर हुआ है। अली नासिर साहब, नहीं, मुझे बताएं ना, क्या मैं गलत हूं? आप पहले तो मेरी इस्लाह कीजिएगा। एवरीवन इन दिस नेशन क्लेम्स टू बी हेल्पलेस। ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि क्या इन्हें नहीं पता, इन्हें सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद ईच वन ऑफ देम इज हेल्पलेस। देखिए कुरान ने क्या फरमाया है, इंसान को वो ही कुछ मिलेगा जो उसने कोशिश की। एक तो बात याद रखें। लेकिन जब आप ये बात आ गई तो मुझे आप इजाजत दे दें कि हमारे दिल माशर साहब ने बुनियानुम मरसूस का जिक्र किया। कुरान के में ये इस्तेमाल हुआ है, सूरह सफ में इस्तेमाल हुआ है, आयत नंबर 4 में इस्तेमाल हुआ है, बुनियानुम मरसूस। अल्लाह ताला कुरान में ये कह रहा है कि जो लोग अल्लाह की राह में शीशा पिलाई हुई दीवार बनते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। इसलिए आपने भारत को शिकस्त फाश दे दी क्योंकि आपने अल्लाह की राह में जहाद किया। लेकिन उसके बाद हम खामोश हो गए। मैं ये चाहता हूँ कि जरा आगे चले। सूरह सफ में ही ये आयत नंबर 4 है। अब मैं आपको दूसरी आयत बताता हूँ, आयत नंबर 11 बुनियानुम मरसूस के बाद अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, आयत नंबर 11 सूरह सफ, कि जो लोग आपने माल से जहाद अगर नहीं किया, माल की कुर्बानी नहीं दी, तो फिर आयत नंबर 13 में कहता है नसरुम मिनल्लाहि फतहुन करीब, आपको नसीब नहीं होगी, आपको नसीब नहीं होगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम माल की कुर्बानी, तो बहुत बात की बात है, आप तो ताकतवर तबकों को बरात दे रहे हैं नाजायज, आवाम को कुचल रहे हैं, तालीम का बजट कम कर रहे हैं, सेहत का बजट कम कर रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, आवाम की जेब से जो है आवाम को कुचल रहे हैं। तो इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? अल्लाह कहता है कि माल की कुर्बानी दो, आयत नंबर 11 सूरह सफ में, उसके बगैर फतह नहीं मिलेगी, ये वार्निंग है। तो फिर हम ये खामोश क्यों हैं? हमारे तमाम जो नहीं, यू आर राइट। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा हूँ, आपने अगले दिन बताया, मैं आपको अपना उस्ताद तस्वर करता हूँ, मैं घर गया, मैंने किताबें निकाली, मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। अब आपकी तरह मैंने भी किताबें लिखना शुरू कर दी हैं, लेकिन मुझे पता है ज़ाया ही होंगी, कौम को किताब पढ़ने का तो शौक़ नहीं। लेकिन यह कि वैसे आपको बताना चाहूँगा कि ये हेल्पलेसनेस का एलिमेंट मैंने आपको इसलिए बताया है, उसकी वजह यह है कि यू नेम अ पर्सन। चलें, लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द डायरेक्टरी। आई विल टेल यू द नेम ऑफ पीपल। If you talk about Ziaul Haq, he is a forgotten figure. We could not even find his remnants of his body. Ghulam Ishaq Khan Sahab, I would not like to say, but his name is no longer even in the history books. I myself cried the day Benazir Bhutto was assassinated. But you remember that she remained in whatever state she was in for hours before anyone came. This is a reality. And शौकत अजीज इज ए पर्सन nobody can even recognize. अगर आज शौकत अजीज कहीं बैठा हुआ हो तो कोई उसे पहचानेगा भी नहीं। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि everyone is helpless. और मुशर्रफ is an example that मुशर्रफ साहब came back, he thought कि मेरे सामने ठाठे मारता समुंदर आएगा, and he disappeared. और एक जीती जागती मिसाल आपके ही साथ प्रोग्राम कर रहा था, तो एक साहब हमारा वजीर आजम है जिसका अब नाम लेना भी हमें मना है, वो मेरी पूछ इस वजह से हुई कि भाई you did not take his name with respect. And today his name is forgotten. तो सर ये तो सब हेल्पलेसनेस ही है। तो ये हेल्पलेसनेस जो है ना, that is taking the nation in this direction, in my opinion. Maybe I'm wrong. Correct me if I'm wrong. अली नासिर साहब, मैं ये कहता हूँ कि जो जहाँ पर आप पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं, वहाँ पर लोग अगली नस्ल को आप तैयार करने के लिए किरदार अदा करें, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना? ये तो आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए कि आपके पास इल्म भी है और आप पढ़ाते भी हैं यूनिवर्सिटी में। मैं जो बात इस पर कहने वाला हूँ वो ये है कि अभी आप बार बार एक ही बात कर रहे हैं। मुझे आप एक बात बताइए, शौकत अजीज जो है वो एक अमेरिकन सिटी बैंक का आदमी था, आपने उसको वजीर खजाना बनाया, वज़ीर आज़म बनाया, मुल्क तबाह करके वो भाग गया। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी के दौर में जो शौकत तरीन को, जो कि अमेरिकन बैंक और हबीब बैंक का आदमी था, सेनेटर बना के वजीर खजाना बनाया पीपल्स पार्टी ने। आपके साथ रिकॉर्ड करें, इमरान खान ने कहा जी पीपल्स पार्टी ने मुल्क को तबाह बर्बाद किया है, और उसने दोबारा शौकत तरीन को फिर वजीर खजाना बनाया, फिर सेनेटर बनाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये शौकत तरीन को जो 2 दफे बनाया गया, किसने बनाया?
देखिए ना आप ये I don't know, मैं तभी तो आपको बोल रहा हूँ, आज तो शौकत तरीन को कोई पहचानता भी नहीं है। नहीं, वो पहचानता इसलिए नहीं कि उसने 2 बैंक बनाई, दोनों से पैसा निकाल के भाग गया, उसको जरूरत नहीं पहचाने। लेकिन आज फिर आपने हबीब बैंक का प्रेसिडेंट रह चुका था शौकत तरीन, आज फिर आपने हबीब बैंक के प्रेसिडेंट को वजीर खजाना। खैर यहाँ पर मेरे पास वक्त खत्म हो गया। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आपके साथ मजीद भी बात जारी रहती, लेकिन यह है कि मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी होगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। बहुत सारी बातें आपने मुझे बताई, लेकिन मईशत के हिसाब से भी नाजरीन, अगर मैं लंबी फहरिस्त निकाल लूँ आपके सामने कि कितने वज़राए ख़जाना पाकिस्तान में रहे, सिवाय जनाब इसहाक डार साहब के, जो अभी भी ओहदे पर भी हैं और काम भी कर रहे हैं और उनके ज़िम्मेदारियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं इस वक्त। लेकिन अगर आप बाकी फहरिस्त देखें तो आप देखें व्हाट कैन दे डू नाउ, व्हाट कैन दे डिलीवर। सो रियली स्पीकिंग हमें यह भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वी कैन नॉट बी इन दिस सर्कल ऑफ हेल्पलेसनेस। वी नीड टू बी इफेक्टिव पीपल। एनीवन हु इज़ इन द हेल्म ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी जिसके पास इख्तियारात होते हैं, वी मस्ट रिमेंबर कि वो शख्स जो है कंटिन्यूसली अवाम का ज़िम्मेदार हो, अवाम को जवाब दे। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी बुनियादी तौर पे शुरू यही सामने पर्सपेक्टिव रख के हुई थी कि वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई ताजिर सनतकारों से, और ताजिर सनतकारों ने उसके अंदर ज़रूर अपना इनपुट भी दिया होगा। और मेरी अपनी राय ये है कि देखें, गवर्नमेंट को आपको सॉल्यूशंस रेकमेंड करने पड़ेंगे, जो किए भी मेरे ख्याल से उन एक्शन हो सकता है। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन राइट नाउ इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, because I can assure you that the entire budget making exercise is going to take place in the finance ministry. So therefore the responsibility lies on his shoulders. Of course there's tremendous amount of pressure, ताजिर सनतकारों का बहुत दबाव मौजूद है, इनका तो दबाव है ही है, लेकिन अवाम का भी बड़ा शदीद दबाव है। इस चीज़ से आप लोग वाकिफ़ नहीं हैं। मैं तो देखें हकीकी चेहरा दिखाता हूँ, मुल्क का भी, माशरे का भी, मईशत का भी, इसलिए आई टेल यू द रियलिटी राइट नाउ। ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन विद इन द पोलिटिकल रेल्म वो कौन है? वो जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, जो कि बेसिकली नून लीग के लीडर भी हैं, फाउंडर भी हैं, पार्टी भी उनकी है जो रूलिंग पार्टी है। और वो जाहिर बात है अवाम में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं अवाम में? आपने देखा होगा ना, बहुत ज़्यादा अभी अवाम में जा रहे हैं, बिकॉज दे रियलाइज दे नीड टू स्टार्ट कैंपेनिंग राइट नाउ टू विन द इलेक्शंस आफ्टर। दिस बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू विन द इलेक्शंस। ये याद रखें। बहुत सारे लोग बड़ा कम समझते हैं हमारे मुल्क के अंदर, दूसरों के नाम ना लें, मुल्क को सियासतदानों ने चलाना है। आप लोग सबके नाम लेते रहते हैं कि वो चलाए वो चलाए वो चलाए, देखिए मुल्क को तो सियासतदानों ने चलाना है इन द लॉन्ग टर्म। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब आवाम से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है उनके दिल में आवाम के लिए हमदर्दी है। और महंगाई जो है वो आवाम की कमर को तोड़ रही है, तो ज़ाहिरी बात है आवाम जब उनके पास आएंगे अपनी शिकायत और तकालीफ लेकर, तो ही विल बी लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन except to find a solution by rejecting inflation, by finding a way to give relief to the people. तो आप लोगों को ये बातें समझ नहीं आएंगी क्योंकि आप पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। Get real, whether you like it or you don't. In the long term, elections are going to be relevant, and political parties are going to be very relevant. And mark my words, Mian Mohammad Nawaz Sharif Sahab will be very, very pivotal and important in the future setups or systems that are coming. We wait for your messages on Facebook. Ali Nasir, my team को जा दीजिए। अल्लाह।